बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 7 मोबी डिक का। और लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 6 तक। चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने देखा था वो जहाँ पर हम लोग ने बॉटम दी रोज बोट को वो लोग उन्होंने देखा, और उस बोट के साथ दो वेल्स अटैच थी जो कि डाइड थी। और वो वेल्स जो थी वो इन्होंने खुद अपने पास रख ली और उसके साथ उसे अंदर से लग्जरियस मटेरियल निकाल लिया था। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। ये है जी आपका पेज नंबर 43 के ऊपर। आपसे बच्चे अपना पेज नंबर 43 ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 7। Shortly after our meeting with the Bottom the Rose, we crossed path with a Somal and by an English शिप फ्रॉम लंदन। अब वो कह रहे हैं कि अब हम लोग बॉटम दी रोज से ये इस बोट से बहुत दूर आ चुके थे, और अब हमें एक और बोट नजर आई। उसको उस बोट का नाम क्या था? सैमल इंटरबाय। ठीक है। और ये क्या थी? ये एक इंग्लिश शिप थी जो कि लंदन वालों की थी ना, लंदन से ये शिप आई हुई थी। एज सुन एज द शिप वॉज क्लोज इनफ, आई हैव प्लेस्ड हिज हैंड अराउंड हिज माउथ एंड शाउटेड, ओहो देयर, हैव यू सीन द व्हाइट व्हेल। अब जैसे ये वाली ये जो समल एंडर बाय बोट जो है ना, ये हमारे पास आई हमारी बोट के, तो फौरन ही आहब जो हमारा कैप्टन है आहब, उसने दूसरी बोट के कैप्टन को आवाज लगाई कि क्या तुमने व्हाइट कलर की वेल देखी है क्या? He addressed the question to the captain of the ship, a strong, red-cheeked man of about 60 years of age who was dressed in a फ्लोइंग ब्लू कोट। इसका मतलब जिस एक्सेंट से आहब दूसरे कैप्टन को बुला रहा है, दूसरी शिप के कैप्टन को, इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि वो ऑलरेडी आहब दूसरे शिप के कैप्टन को ऑलरेडी जानता है। और वो जो दूसरी जो शिप ये जो सेवन एंडर बाई की जो इसका जो कैप्टन था, उसकी अब हुलिया बताया हुआ है कि वो किस तरह का था। वो 60 ईयर्स का बंदा था जो कि बहुत वेल ड्रेस था, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसने ब्लू कोट ली हुई थी। ठीक हो गया? ये देख लीजिए, ये है वो पर्सन। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं, डिड यू सी दिस, सेड द मैन होल्डिंग अप हिज राइट आर्म। उस आदमी ने ना अपना सीधा हाथ आगे करते हुए कहा कि मेरा हाथ देख रहे हो तुम क्या? The arm looked as if it had been carved out of whale bone. This is what that whale did to me. अब वो जो उसने जो कहा ना कि मेरा आर्म देख रहे हो, उसका जो आगे जो उसने अपने आगे जो उसको मतलब आहब के सामने जो आर्म रखा, वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी वेल का कोई हिस्सा लगाया हुआ हो। ठीक है, किसी वेल ने काटा हुआ हो उसको। ठीक है, और वो आगे से उसको अपना आर्म दिखा, वो कैप्टन अपना आर्म दिखा के कहते हैं, देखो मेरा बाजू, ये हाल किया है मेरा उस वेल ने। आहब आईज वाइंड इन सरप्राइज। अब आहब चौंक गया। द वेल डिड दैट टू यू, क्या उस वेल ने ये तुम्हारे साथ भी किया? द मैन नोडेड solemnly. अब उस इंसान ने उस कैप्टन ने अपना सर हिलाया ऐसे हल्का सा। ही टुक माई लेग, सेड आहब पॉइंटेड टू हिज फॉल्स लेग। अब दोनों अपना दुख एक दूसरे को सुनाना शुरू कर रहे हैं कि आहब कहते हैं, उसने मेरी टांग देखो, मेरा टांग का भी उसने ये ऐसे ही हशर किया है। द कैप्टन गेव आहब अ सिंपैथेटिक लुक। अब उसने वो जैसे कहते हैं ना मासूमाना लुक और बेचारगी वाली लुक सी दी। ठीक है, उस कैप्टन ने आहब को। ठीक है, देन वी आर बोथ विक्टिम ऑफ द वेल, ही सेड। और फिर उसने कहा कि इसका मतलब है यानी कि वेल ने हम दोनों का ही शिकार किया हुआ है। टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू, अर्ज आहब ने। अब आहब चाहता था कि वो कैप्टन ना उसको अपनी दुख भरी दास्तान सुनाए, और आहब उसको कहता है कि मुझे बताओ तफसील से कि उस वेल ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। वेल, द कैप्टन बिगन, इट हैपेंड अ फ्यू ईयर्स अगो ऑन माई फर्स्ट जर्नी अलोंग द इक्वेटर। अब कैप्टन अपनी दास्तान दुख भरी सुनाने शुरू करता है और कहता है कि ये आज से कुछ साल पहले ये हुआ जब मैंने अपना पहला सफर इक्वेटर की तरफ शुरू किया था। We had spotted about 4 to 5 whales and had lowered the whale boat to pursue them. ठीक है, हमने 4 से 5 whales देखी और हमने अपने बोट को नीचे भी किया ताकि हम लोग उसको पकड़ लें। ठीक है, और वो whales जो थी वो काफी मतलब यूँ कह दें कि काफी पावरफुल whales थी। I was about to harpoon one of the whale when an enormous whale with a wrinkled brow and milky white head and hump
इमर्ज फ्रॉम द वाटर। अभी मैं एक वेल को पकड़ने ही लगा था जब फौरन ही एक और वेल आई जो कि वाइट कलर की, जिसकी शक्ल थी और उसका हेड जो था वो वाइट कलर का था, और उसकी जो आई, जहाँ पे ब्रोज का मतलब होता है हमारी आईब्रोज, ठीक है, ये जो हमारी आईब्रोज है उसके आईब्रोज के ऊपर ना झुर्रियाँ सी पड़ी हुई थी, यानी लाइनें सी शान से पड़े हुए थे, वो अचानक से मेरे पास इमर्ज होगी, अचानक से नमूदार होगी। He was the grandest whale I have ever seen, और वो सबसे बड़ी whale थी अब तक मैंने जितनी भी whales देखी है उससे वो सबसे बड़ी whale थी। And I decided to give chase. Unfortunately the whale was cleverer than I had expected, और मैंने सोचा कि मैं इसको पकड़ लूंगा या अगर ना पकड़ सका तो यहाँ से फरार हो जाऊंगा, लेकिन मेरी सोच से भी ज्यादा वो तेज थी whale। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। He disappeared underwater, and a second later, his huge tail came crashing down on our boat, splitting it into two. ठीक है, अब वो कहते हैं कि जैसी वो पानी के अंदर चली गई, कुछ एक सेकंड के बाद ही फौरन ही वो उसकी ना टेल हमारी बोट के साथ टकराई, और हमारी बोट जो है वो तो उसको तो हुलिया बिगाड़ दिया इसने। I was thrown into a sea and one of the spears went through my arm. ठीक है, अब हमारी बोट के जो उसकी टेल इतनी पावरफुल थी कि मैं हमारी बोट को दो हिस्सों में उसने कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया, और मैं जो हूं ना वो सी के अंदर गिर गया, पानी के अंदर गिर गया, और उसका जो वेल का जो पीछे वाली दुम में से ना एक यूं करके होती है ना, एक मुझे मेरे बाजू को लगी। द बाउंड वॉज फेयर एंड द डॉक्टर ऑन बोर्ड द शिप feared that I would bleed to death. He had no choice but to remove an arm. अब वो जख्म मेरे बाजू पर इस कदर अंदर तक लगा हुआ था कि जो बोट में जो हमारे साथ जो डॉक्टर था उसने जब मेरे जख्म को देखा तो उसने कहा कि अगर आपको बाजू काटना पड़ेगा, अगर बाजू ना काटा तो आपकी डेथ हो जाएगी, इस वजह से हमें आपको बाजू। अब सवाल ही आता है कि यार बाजू काटेंगे तो और खून और ब्लीडिंग होगी। तो देखिए वो हम लोग ना नर्व्स तक को जो खून जहाँ से आ रहा होता है उस तक को हम लोग ना स्टिच कर देते होते हैं। ठीक है, अगर वो उसकी बाजू ना काटते तो वो खून ऐसी कॉन्टिन्यूसली निकलता रहता और रिजल्ट ये होता कि डेथ हो जाती। एंड हैव यू सीन द वेल सिंस? आज अब आहब ने बड़े सस्पेंस वाले तरीके से कहा कि क्या फिर तुमने दोबारा उस वेल को देखा क्या? यस ट्वाइस रिप्लाइड द कैप्टन, द लास्ट टाइम वाज अ कपल ऑफ अ वीक अगो। उसने कहा मैंने 2 मरतबा देखा, अभी लास्ट टाइम मैंने कुछ हफ्तों पहले ही मैंने ना उस वेल को दोबारा देखा। आहब आइज ब्राइटन, अब वो और चौंक गया। आहब वेयर डिड यू सी हिम? तुमने कहाँ देखा है, मुझे बताओ तुमने कहाँ देखा है उस वेल को? आहब पूछता है उससे, कैप्टन से। द कैप्टन थॉट फॉर अ मोमेंट, ही वॉज हेडिंग ईस्ट आई थिंक, यू आर नॉट प्लानिंग टू गो आफ्टर हिम आर यू? अब वो कैप्टन ना ईस्ट की तरफ इशारा करके कहता है मैंने वहां उस सिम्त में मैंने देखा, क्योंकि उस वो टाइम जो था ना उस टाइम भी गूगल मैप्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग ना सिम्तों की मतलब ईस्ट वेस्ट इस तरह से करके नॉर्थ साउथ की तरफ इशारा करके या इस तरह के रुखों में चलते थे और फिर एक दूसरे को गाइड करते थे। तो वो कहते हैं कि मैंने ईस्ट वाली साइड पे देखा था, और क्या तुम उधर जाने की प्लान कर रहे हो? अब वो अगर तुम उधर जाने की प्लान कर रहे हो तो ना जाना उधर। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम प्लानिंग सेड आहब। आहब ने कहा मैं तो यही प्लान कर रहा हूँ कि मैं उस वेल के तक पहुंचूंगा। द कैप्टन फ्रॉन्ड, आई सजेस्ट दैट you stay far away from that whale. No good can come from chasing Moby Dick, as you will know. अब वो कैप्टन कहता है कि उसको नसीहतें देने वाले अंदाज में कि मेरा मशवरा यही है कि ना जाओ उधर, कोई भी ऐसी अभी तक चीज नहीं है जो मोबी डिक को पकड़ सके, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। वो कहता है आगे से आहब रिप्लाई में देता है, आई विल हंट दैट वेल फॉर द रेस्ट ऑफ माई डेज इफ नेसेसरी सेड आहब, ही इज लाइक अ मैग्नेट टू मी, आई कांट रेजिस्ट परस्यूइंग हिम एंड आई विल नॉट रेस्ट अंटिल ही इज डाइड। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन कैप्टन। अब आहब अपनी जिद वाले अंदाज में बोलता है कि मैं हर सूरत मोबी डिक को ले पकड़ के रहूंगा, और मेरे लिए मोबी डिक ऐसे मुझे अट्रैक्ट करती है जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा होता है दूसरी चीज को, तो मुझे मोबी डिक बहुत अट्रैक्ट करती है, और तब तक उसको नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं उसको मार नहीं देता। मेरी आखिरी सांस तक मैं उसको पकड़ कर मार देना चाहता हूँ। मुझे बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी। हाफ एन आवर लेटर we had left the Semel Enderby behind us and we are moving swiftly in an easterly direction. अब आधे घंटे के बाद हमने उसको वो वाली बोट जो लंदन से आई हुई थी, जो सैमल इंडरबाई थी, वो हमसे बहुत दूर जा चुकी थी और हम ईस्ट की डायरेक्शन में चल पड़े थे।
द नेक्स्ट डे वी मेड एन अनफॉर्चुनेट डिस्कवरी। अब अगले ही दिन हमारे साथ एक हादसा हो गया। अब वो क्या था? सम ऑफ द बैरल्स कंटेनिंग द व्हेल ऑयल हैड स्टार्टेड टू लीक। बैरल्स कहते हैं बेटा, वो कंटेनर्स नहीं होते जिस तरह से, उनको कहते हैं बैरल्स, ठीक है। तो कहते हैं, वो कहता है कि अगले दिन ना हमारे साथ ऐसा हुआ कि वो जो उन बैरल्स के अंदर ना हम लोगों ने व्हेल का ऑयल रखा हुआ था, तो वो बैरल जो थे ना, वो कंटेनर जो थे वो लीक होना शुरू हो गए, उनके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो गया। वी हैड नो चॉइस बट टू स्टॉप वे फॉर अ कपल ऑफ डेज सो दैट वी कुड रिपेयर द बैरल्स एंड स्टारबक वॉलंटियर टू टेल द कैप्टन द न्यूज। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हम लोग अपनी शिप को रोकें, अपनी बोट को रोकें और उन कुछ दिनों के लिए, ताकि हम लोग उन बैरल्स को रिपेयर कर सकें, क्योंकि ऐसे तो सारा ऑयल ज़ाया हो जाता है। और जो स्टार बुक जो हमारा वॉलंटियर था उसको वो अब हमारे कैप्टन यानी आहब को बताए कि कुछ दिनों के लिए वेल को अपनी जिसको शिप को रोक दें ताकि हम लोग वेल ऑयल को सिक्योर कर सकें, ठीक है। अच्छा, इनिशियली Ahab refused to stop the journey, but realizing that he could lose his men's trust as well as the respect of the first mate, he finally agreed to drop एंकर। अब वो कहता है कि पहले तो आहब ने पहले सोचा कि मैं नहीं रोकूंगा। पहले तो उसके दिमाग में ये आया कि मुझे मोबिडिक की तलाश में हूं मैं तो, और ये पता नहीं क्या तेल तेल लगे, क्योंकि उसको तो इन चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ मोबिडिक में था। फिर वो सोचता है कि अगर मैं अभी ये हरकत कर दूं कि मैं रोकूंगा भी नहीं, तो मेरा तो सब लोग का तो मेरे पे से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, एंकर कहते हैं बेटा ब्रेक्स को, जो बोट की जो ब्रेक्स होती है ना, यानी वो काफी हैवी सी चीज होती है, उसको हम लोग दरिया में डालते हैं तो वो हमारी बोट हमारी रुक जाती है, ठीक है। तो क्योंकि दरिया के अंदर तो कोई ब्रेक वाला सिस्टम नहीं होता, तो उसने वो एंकर्स थे ना वो दरिया में डाल दी। The reason we had to stop sailing was because of the barrel had to be brought up on a deck to be repaired, and the extra weight could have caused the ship to become unbalanced and turn over. अब रोकने की हमारी सेलिंग शिप को रोकने, मतलब हमारी बोट को रोकने का मकसद ये था कि हम लोगों ने उन बैरल्स को ना डेक तक लेकर आना था, यानी ऊपर लेकर आना था शिप के। अब जब हम लोग ऊपर लेकर आते तो बोट का वेट जो था वो ज्यादा हो जाता, और जब कोई लहर होती तो हमारी बोट उलट जाती, ठीक है। एटलीस्ट 100 बैरल वर रिमूव फ्रॉम द होल्ड ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डेज। 100 बैरल्स हमने डेक तक पहुंचाए। किसने? क्वैक ने 100 बैरल, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द बोर्ड। क्वैक वॉज द गिवन द टास्क ऑफ पासिंग द बैरल टू द अदर सेलर ऑन द डेक, ठीक है। क्वैक ने ये टास्क परफॉर्म किया कि वो बैरल्स को डेक तक लेकर आता था। इतने हैवी हैवी, ये खुद सोचे हम लोगों के पास एक बाल्टी होती है या ज्यादा सामान हो जाता है तो हम लोगों के हाथ दर्द करना शुरू हो जाते हैं, और इतने हैवी हैवी कंटेनर जिसके अंदर कहीं कहीं टन्स ऑफ ऑयल पड़ा हुआ है, कहीं कहीं लीटर ऑफ ऑयल पड़ा हुआ है, और वो ऊपर लेकर आ रहा है इतनी हैवी चीजों को। ही स्पेंड मेनी आवर्स वॉकिंग बेयर फुट इन द डार्क डैम्प होल्ड एंड एज अ रिजल्ट एंड अप विद अ फीवर। अब वो मुसलसल इतना हार्ड वर्क कर करके आखिर में क्या हुआ कि उसको बुखार हो गया। फॉर सेवरल डे क्वैक ले इन हैमॉक। हैमॉक कहते हैं आरामगाह की जगह पर, ठीक है। अनएबल टू ईट और स्लीप। अब काफी दिनों तक वो उस हैमॉक में। हैमॉक बेटा इस तरह का होता है कि जैसे हमारे यहाँ झोलियां नहीं होती, झोली बच्चों की होती है जिसको हम लोग आपके लोगों की मामा ने चारपाई के साथ लगाई हुई होती है, वो दुपट्टे इसी को बांधा हुआ होता है दोनों चारपाई के कोनों में, ठीक है। अगर आप लोगों ने मोगली वाले जंगल बुक वाले कार्टून देखे होंगे तो उसके अंदर भी वो दो दरख्तों के दरमियान वो कपड़ा सा लगाया हुआ होता है, उसको हैमॉक कहते हैं, झोली जिसको हमारे यहाँ आम जुबान में बोल दिया जाता है। उस हैमॉक के अंदर वो लेटा हुआ था, उसको ना कुछ खाया जा रहा था उसके पास से, ना कुछ पिया जा रहा था। ऐसी बात, इतना मुशक्कत वाला काम किया हुआ था। He became frighteningly thin. His his eyes bulged out of their sockets, and their cheekbones poked through their cheeks. अब उसकी हालत बहुत पतली थी, यानी कि उसका आंखें बाहर निकल आई थी, और चीक्स के ऊपर अजीबो गरीब इस तरह की, मतलब इस तरह की शक्ल हो गई थी, अजीबो गरीब सी, ठीक है। बहुत कमजोरी, बहुत वीकनेस। वन डे क्वैक मेड अ वेरी अलार्मिंग रिक्वेस्ट। एक दिन क्वैक ने बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट की, एक चौंका देने वाली और अचानक वाली। व्हेन समबडी डाइज ही टोल्ड मी दे पुट हिम इन अ लॉन्ग वुडन बॉक्स लाइक अ कैनन, ही मेंट अ कॉफिन ऑफ कोर्स। अब वो कहता है कि एक दिन क्वैक कहता है कि
जब हमारे यहाँ कोई मर जाता है ना, हमारे यहाँ रिवाज है कि जब कोई मर जाता है ना तो उसको ना एक लकड़ी के डब्बे में डाल देते हैं, जो कि नोकदार मतलब आगे से नोकदार होता है और यूं बॉक्स टाइप होता है। और उसका कहने का मतलब ये था कि उसको कैनन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। On my island when people died, they put them in a cannon and left it float out of the sea। और जब उसको कैनन मर जाता है उसको कैनन में डालकर दरिया में बहा दिया जाता है, ठीक है। बिकॉज प्लीज टेल द कारपेंटर टू मेक वन ऑफ दोज कैनन फॉर मी। अब वो कहता है कि कारपेंटर से रिक्वेस्ट करो कि मेरे लिए भी एक ऐसा कैनन बना दे मेरे नाप का। ही वॉज कन्विंस दैट ही वॉज क्लोज टू डेथ। और फिर वो कहने लगा कि अब मैं मरने के बहुत करीब हूँ। द रेस्ट ऑफ द क्रू प्रोटेस्टेड। दे बिलीव दैट हैविंग अ कॉफिन ऑन अ बोर्ड will bring bad luck, but the carpenter felt obligated to do what had been asked to him and he promptly took correct measurements। अब जो बाकी जो क्रू के मतलब जो बाकी जो बोट के मेंबर्स थे, क्रू था, ठीक है, साथी थे, अब वो कहने लगे कि नहीं ये तो अब शगुनी होती है, ये तो बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये नहीं मरने वाला और उसको कोई जरूरत नहीं है कारपेंटर को ये चीजें बनाने की। लेकिन कारपेंटर को उसकी बात माननी पड़नी, वो इस तरह से बात बोल रहे थे जैसे उसकी वसीयत है ये। और क्या कह के वो मेजरमेंट्स लेने लग गया। व्हेन द कॉफिन वाज रेडी द कारपेंटर बॉट इट टू क्वैक। अब कॉफिन जब रेडी हो गया, जब वो बन गया वो तबूक सा, तो वो बॉक्स टाइप का, तो अब उस कारपेंटर ने क्वैक को उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। The frail harpooner examined it from his hammock and nodded his approval। ठीक है, अब जब उसने डाल दिया तो उसने कहा कि ठीक है अब बेस्ट है। Now is a man please bring me my harpoon and place it to next to me and bring a box of biscuit and bottle of water he asked। अब वो जो अपने साथ ना एक ये इस तरह का वो लेकर आया हुआ था, मॉडल सा लेकर आया हुआ था। उसने कहा कि मेरे साथ ये मेरा ला के रख दो और कुछ बिस्किट और कुछ वाटर जो है ना थोड़ा सा इधर मेरे साथ लाकर रख दो। यानी उसको अभी भी अपने इस बात से जाहिर होता है कि उसको अभी भी उम्मीद है कि वो जिंदा रह सकता है। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। और वो कहता है, हार्पूनर कहता है मैंने वैसे ही किया जैसे उसने मुझे कहा था। तो आई हैड नो आइडिया व्हाट ही इंटेंडेड टू डू विद दोज आइटम। मुझे नहीं पता था कि वो करना क्या चाहेगा। विथ what little strength he had lifted himself out of the hammock and lay down in the coffin। He crossed his arm on his chest and he asked me to do one more thing, bring Yojo। he said reluctantly। I did what he asked to me। उसके बाद फिर वो थोड़ी सी हिम्मत के साथ वो बैठा रहा और उसके बाद उसने मुझे एक और ऑर्डर दिया कि मेरे पास योजो लेकर आ जाओ। मैंने भी वैसे किया जैसे उसने कहा था, क्योंकि आई फील asleep almost immediately। और फौरन ही फिर क्योंकि सो गया था। एंड आई स्टे अप नियर बाय टू कम्फर्ट हिम एंड प्रे फॉर हिम। और मैं उसके साथ ही बैठा रहा ताकि उसको दिलासा रहे कि मेरे साथ कोई है। और मैं उसके पास बैठा उसके लिए दुआएं भी करता रहा। बट द हार्पूनर डिड नॉट नीड माई कम्फर्ट और माई प्रेयर। बट लेकिन हार्पूनर within a couple of days my friend had made a miraculous recovery। The color returned to his cheeks and his eyes sparkled as before। और कुछ ही दिनों में मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक जैसे वो पहले था, क्या क्या वैसे ही उसके वो होना शुरू हो गया। जाहिर सी बात उसके अंदर एक होप थी कि वो जिंदा रह सकता है। आई कांट डाई येट, I still have much to do, he told me as I climbed out of the coffin। जैसे वो कॉफिन से छलांग मार के निकला उस बुक से छलांग मार के निकला और कहता है मैं अभी नहीं मर सकता, मैंने अभी बहुत कुछ करना है। I stared at the harpooner in astonishment। Do you really believe that a person can choose whether he will live or die? I asked। मैं हार्पूनर की तरफ चौंक से देखते हुए कहा, मैंने कहा क्या तुम्हें लगता है कि बंदा खुद डिसाइड कर सकता है कि कब उसको मरना है और कब उसको जीना है? तो इफ अ मैन हैड मेड अप हिज माइंड टू लिव इलनेस कांट टेक हिम। क्विक ने कहा कि अगर इंसान ये ठान लेना कि उसको जिंदा रहना है, उसको बीमारी से लड़ना है, तो वो फिर लड़ के रहता है। देखिए एक्सीडेंट के अंदर जब बंदे के अंदर अपनी विल होगी, वो डॉक्टर्स कहते हैं ना अब आपकी अपनी विल है, आपके अंदर जितना जोश है, आप अगर जोश है तो आप बीमारी से भी लड़ सकते हैं। कोरोना के अंदर देखिए बहुत से लोगों ने कोरोना जैसी बीमारी के अंदर भी अपने आप से फाइट किया है, ठीक है। इंसान अपने आप को वो जो अजीब सी तबीयत होती है उस तबीयत को अपने पर हावी ना होने दिए, अपनी टेक केयर सही तरह से करे तो वो निकल आता है इन सब चीजों से। अच्छा, उसके बाद आई शोक माई हेड इन डिसबिलीव एंड फॉलोड माई फ्रेंड फॉलोड बिलो डेक वेयर ही प्रोसीड टू स्पेंड द आफ्टरनून sharpening his harpooner। And as for the coffin I did not go to waste। My friend used it as a sea chest
टू कीप हिज थिंग्स इन। ठीक है, अब वो कहता है कि अब वो वापस रिकवर हो गया था, तो वो दोबारा डेक के ऊपर ऊंचाई पे आ गया बोट की, और वो जो उसने अपने लिए कैनन बनवाया हुआ था, वो जो कॉफिन बनवाई थी, उसको उसने जैसे कि वो जाया करे, उसको एज अपना सामान स्टोर करने के लिए वो उस जगह को रख लिया। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया और आज की रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।